वेलकम टू द लीगल कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट डेट्स फॉर AIB 18 इस प्रकार दी गई हैं। पासिंग परसेंटेज SC, ST और डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए 40%, जबकि जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% दी गई है। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए 8 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले उन्हें दिए गए साइज में तैयार कर लीजिए। फॉर्म फिलअप कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की साइट पर जाइए। फिर ये जो लिंक दिखाई दे रहा है, रजिस्ट्रेशन लिंक AIB 18, इस पर क्लिक कीजिए। अब आपको ऐसी विंडो दिखाई देगी जहां ये रजिस्टर हियर लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने का फॉर्म खुल चुका है, इसे फिलअप कीजिए। फिर बैक टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। अब आप रजिस्टर हो चुके हैं और अपना ईमेल ID और पासवर्ड डालकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लॉगिन कर सकते हैं। एग्जाम में कुल 19 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। AIB के पिछले एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनमें से कुछ की हम प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लेड डाउन इन आर्टिकल 1। इसमें यूनियन यानी भारत देश और उसकी टेरिटरी के बारे में बताया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन, आर्टिकल 5 संविधान के निर्माण के समय बताया गया था कि कौन लोग भारत के नागरिक हैं, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग। आर्टिकल 390 रिपील हो चुका है। 7वें अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 379 से लेकर 391 तक को रिपील कर दिया गया था, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बचा ऑप्शन डी, आर्टिकल 393 में संविधान का शॉर्ट टाइटल बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 1 बताता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में, सेकंड सिटीजनशिप के बारे में, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स के बारे में, एंड फोर्थ बताता है DPSP के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। So correct answer is option C. Next is, by which of the following amendment act of 1985 anti-defecation law was added in the Constitution of India? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, इस एक्ट के द्वारा अनुच्छेद 330 में संशोधन किया गया था ताकि मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद में स्थान आरक्षित किया जा सके। इसी तरह अनुच्छेद 332 में मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को उनकी विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान करता है, जिसे 16 जून 1986 को इफेक्ट में लाया गया था। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 101, 102, 190 और 191 में संशोधन करता है और इसी के जरिए शेड्यूल 10 शामिल होती है। ये बताता है संसद और विधानसभा के सदस्यों के बारे में कि वे कब डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। इसे 1 मार्च 1985 को इफेक्ट में लाया गया था। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 20 फरवरी 1986 से प्रभावी ये संशोधन अनुच्छेद 371G सम्मिलित करता है और मिजोरम राज्य को विशेष प्रावधान दिलाता है। दोस्तों, आर्टिकल 370, 71 को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और भी कई राज्यों को उनकी संस्कृति और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से अनुच्छेद 371 के तहत कई विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। हालांकि आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट ऑप्शन डी, 54th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट के जरिए अनुच्छेद 125, 221 और अनुसूची 2 में संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि निर्धारण करने का प्रावधान दिया गया, जो 1 अप्रैल 1986 से प्रभावी हुआ। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पढ़ना ना भूलें, क्योंकि इसके तहत इतने सारे बदलाव लाए गए थे कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13(2) and therefore if it violates any of the fundamental rights it may be declared void। फर्स्ट ऑप्शन है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यदि संविधान निर्माता मूल अधिकारों को संशोधन से परे रखना चाहते होते तो निश्चित ही उन्होंने इसके बारे में संविधान में स्पष्ट रूप से कोई प्रावधान किया होता।
केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद को संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने की पावर तो है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले को मंडल वर्डिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल राज्य द्वारा पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को निकालने के लिए आयोग को गठित नहीं किया गया है, बल्कि एक अधिनियम पारित कर ये घोषित किया गया है कि यहाँ कोई क्रीमी लेयर नहीं है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के फैसले के ठीक उलट फैसला सुनाया और मूल अधिकारों को शेष बताया और कहा ये संशोधन मूल अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और अवैध हैं। इसका कारण है कि संविधान का अनुच्छेद 13 स्पष्ट रूप से उल्लिखित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में उल्लिखित अधिकारों को छीनती है या कम करती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज फंडामेंटल राइट्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। सो आंसर इज बी, गवर्नमेंट पॉलिसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी। बाकी भी देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में 12 से 35 तक दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पार्ट 3 के आर्टिकल 32 में दिया गया है।